दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप फच्चा को स्पेशल सेल ने बीती रात एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। कुलदीप पर 70 से ज्यादा मामले दर्ज थे। वो हाल ही में पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। 25 मार्च को पेशी पर ले जाते वक्त स्कॉर्पियो में सवार 5 बदमाशों ने पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर डालकर उसे छुड़ा लिया था। उस दौरान पुलिस की गोली से एक बदमाश मारा गया था, लेकिन कुलदीप भागने में कामयाब हो गया था। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी। रोहिणी के एक अपार्टमेंट में उसके छिपे होने की खबर मिली तो पुलिस ने घेरा डालकर उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन कुलदीप और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में कुलदीप मारा गया। स्पेशल सेल के अफसरों को भी गोली लगी है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। शनिवार को सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हैं। रात करीब 8 बजे सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान एक घर में छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों की गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बिना मास्क के बाहर घूमने वालों पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं खुली जगहों पर थूकने पर 1000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। इसके साथ ही रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू रहेगा। औरंगाबाद में 30 मार्च से 8 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सेशंस कोर्ट में अब 2 शिफ्ट में काम होगा। पहली शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक काम होगा। कोर्ट के ऑफिस का कामकाज सुबह 11 से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा। मुंबई में नाइट कर्फ्यू के दौरान होटल और पब सब बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। पंजाब के मलोट शहर में प्रदर्शन कर रहे किसान उग्र हो गए। नाराज किसानों के एक ग्रुप ने अबोहर से बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ धक्का मुक्की की और कथित तौर पर उनके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद उन्हें दौड़ा लिया। बीजेपी विधायक अरुण नारंग का आरोप है कि इस घटना के पीछे पंजाब की कांग्रेस सरकार का हाथ है। राज्य में फोन टैपिंग को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टैपिंग को लेकर दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा कि उन्हें राजस्थान आकर अपनी आवाज का सैंपल जांच एजेंसी को देना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। राज्यवर्धन ने कहा कि जांच से कांग्रेस नेता क्यों डर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री शू वुक ने अयोध्या का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने महारानी हो के स्मारक और पार्क पर जाकर विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्तों को भी याद किया। वुक ने कोरिया की रानी हो का शानदार स्मारक बनाने की बात कही और कहा कि इसे ताजमहल की तरह भव्य बनाया जाएगा। कोरिया की महारानी हो अयोध्या की रहने वाली थी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में मतदाताओं ने जबरदस्त जोश दिखाया। मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बंगाल की 30 सीटों पर 80% वोटिंग हुई, जबकि असम की 47 सीटों पर 72.30% मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। मतदान का समय शाम 6 बजे तक तय किया गया था। कोरोना की वजह से इसे 1 घंटे बढ़ाया गया था। बंगाल में 60 पोलिंग बूथ पर ईवीएम की शिकायतें सामने आई। कुछ जगहों पर ईवीएम में तकनीकी दिक्कत की वजह से वोटर्स को इंतजार करना पड़ा। पहले चरण के मतदान के दौरान पीएम मोदी के मथुआ मंदिर जाने पर सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने खड़गपुर रैली में पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठाए। ममता ने इसे चुनावी नियमों का उल्लंघन बताया। ममता ने कहा कि मोदी कहते हैं कि ममता बांग्लादेश से लोगों की घुसपैठ कराती है, लेकिन वो खुद वोट मार्केटिंग के लिए बांग्लादेश चले जाते हैं। कभी कहते हैं बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया। अब जाके वोट के लिए बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। प्रलय पॉल के सनसनीखेज दावे ने बंगाल में सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। प्रलय पॉल ने दावा किया है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने उन्हें खुद फोन किया था और नंदीग्राम सीट से उन्हें जिताने में मदद करने को कहा था, जो अपने ही पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में है। टीएमसी ने बातचीत की ऑडियो क्लिप भी जारी की। प्रलय के दावे के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला किया और कहा कि वो अब दिवालिया हो चुकी हैं।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान छिटपुट हिंसा की खबरें सामने आई। बांकुरा में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले की बात सामने आई है। टीएमसी ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं पुरुलिया पर मामला बिगड़ता देख अर्धसैनिक बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें टीएमसी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हुगली में बीजेपी नेता के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें टीएमसी पर आरोप लगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान भी बीजेपी और टीएमसी में जमकर सियासी बयानबाजी देखने को मिली। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव आयोग जाकर एक दूसरे की शिकायत की। बीजेपी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। विजयवर्गीय ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग को धन्यवाद दिया। वहीं टीएमसी ने मतदान एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना को वापस लेने की मांग की। पटना में 19 मार्च को हुई शिक्षक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी और बक्सर से शूटर बुलाकर पति की हत्या करवाई थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी महिला ने झूठा केस दर्ज कराया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। हत्या के मामले में पुलिस ने महिला, उसके प्रेमी और हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के धनकोट इलाके में 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी का रहने वाला था और मां के साथ धनकोट गांव में दुकान चलाता था। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक की हत्या किसने और किन वजहों से की। मध्य प्रदेश के सीहोर के बुधनी इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी के साथ रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। लड़की ने अपनी मां को सौतेले पिता की इस करतूत के बारे में बताया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कानपुर देहात के झींझक इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। क्रॉसिंग के पास जब दोनों पक्षों के युवक आपस में मारपीट कर रहे थे, उस वक्त एक सिपाही भी मौके पर मौजूद था। उसने दोनों पक्षों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मारपीट करने वालों का पता लगाने में जुटी। दिल्ली की दया बस्ती इलाके में एक फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फैक्ट्री में कूलर के पार्ट बनाए जाते थे और यहां गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस दौरान धमाका होने से 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर देहात में बुजुर्ग की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। कुछ दिन पहले बुजुर्ग रेलवे ट्रैक के किनारे लहूलुहान हालत में मिले थे। इलाज के दौरान उनकी मौत के बाद परिवार वालों का गुस्सा फूटा। परिवार वालों का आरोप है कि जमीन विवाद में गांव के ही कुछ लोगों ने बुजुर्ग पर हमला किया था। परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मथुरा के छठीकरा इलाके में दिल्ली आगरा हाईवे पर कार में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के पास से एक पिस्टल भी मिली है। आधार कार्ड की जांच से पता चला कि मृतक युवक गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला था। शुरुआती जांच में पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मान रही है। बिहार के कटिहार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने अपनी 8 साल की बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर खुद की हाथ की नस काटकर खुदकुशी की कोशिश की। घटना मुफसिल थाने के चिलमारा गांव की है। महिला के मुताबिक उसका पति हर रोज उसके साथ मारपीट करता था। लगातार प्रताड़ना से तंग आकर उसने ऐसा कदम उठाया। यूपी के हमीरपुर में महिला और उसके भतीजे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। अवैध संबंध को इस हत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है। पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर हत्या के आरोपी का पता लगाने में जुटी है। लखनऊ में रेलवे की ऑफिसर्स कॉलोनी में रहने वाले डिप्टी इंजीनियर के नौकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नौकर का खून से लथपथ शव उसके कमरे में पड़ा मिला। हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर छानबीन के लिए पहुंच गई। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया है कि नौकर की हत्या किसने की। झारखंड के बोकारो में सेंट जेवियर स्कूल के पीछे जंगल से एक अधजला शव बरामद हुआ। शव के मिलने के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी मच गई।
मृतक का शव 30 से 35 साल का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मृतक का सिर कुचला गया था और हत्या के बाद उसके शव को जलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी है। म्यांमार में सैन्य दिवस के मौके पर देश भर में हुए हिंसक प्रदर्शनों में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। म्यांमार में पिछले 2 महीने से सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मतदान को प्रतिबंधित करने वाले नए जॉर्जिया कानून की सख्त आलोचना की। बाइडेन ने इस कानून की तुलना अत्याचार से की। जॉर्जिया की सरकार ने चिट्ठी द्वारा मतदान देने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने धीरे धीरे देश भर से लॉकडाउन हटाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा, उनकी सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे लॉकडाउन को हटाने में परेशानी हो। बेल्जियम में लॉकडाउन में छूट दी गई है। दुकानों के साथ साथ कई कारोबार को खोलने की अनुमति मिली है। स्कूल समेत ब्यूटी पार्लर और सैलून को 25 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश हैं। यूरोपीय दवा एजेंसी ने नीदरलैंड्स और जर्मनी के वैक्सीन निर्माता कंपनियों को कोरोना वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है। यूरोपीय यूनियन पहले ही वैक्सीन के धीमी गति से बनाए जाने पर अपनी चिंता जता चुका है। दुनिया में कोरोना ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दुनिया भर में 12 करोड़ 68 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 27,82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पश्चिम कोलंबिया में हुए बम धमाके में 16 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कार में हुए बम धमाके को सरकार ने आतंकी हमला माना है। अब तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मिस्र की राजधानी कायरो में 9 मंजिला इमारत गिरी, 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इमारत के गिरने पर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मशहूर लेखक बेवर्ली क्लीरी का 104 साल की उम्र में निधन हो गया। बेवर्ली मुख्य तौर पर बच्चों के लिए किताब लिखते थे। हेनरी हगिन्स, रमोना क्वर्बी उनकी लिखी हुई प्रमुख किताबें हैं।